Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए start करते हैं आज का session. And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. And the first question is, the first is Pandora mission that was recently seen in news is associated with which space organization? So recently Pandora mission न्यूज में रहा और किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से यह एसोसिएटेड है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? सो रिसेंटली नासा ने 2025 में एक्सोप्लैनेट की स्टडी करने के लिए पंडोरा को लॉन्च किया है। इसके तहत फोकस किया जाएगा क्लाउड्स पे, हेजेस पे, वाटर पे एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिटेबिलिटी कि वहां पर रहा जा सकता है या नहीं, और उसी के लिए इन सब पे फोकस किया जाएगा। वाटर की प्रेजेंस, क्लाउड्स की प्रेजेंस एंड हेजेस, राइट? एंड एक्सोप्लैनेट पर बेस्ड रहने वाला है दैट पंडोरा। एंड इसके लिए टेलीस्कोप को यूज किया जाएगा एंड दैट टेलीस्कोप इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, सो दैट जो एक्सोप्लैनेट फॉर्मेशन है, मॉडल है, उन्हें अच्छे प्रकार से समझा जा सके, क्लाइमेट की प्रॉपर स्टडी की जा सके थ्रू द पंडोरा मिशन 2025, राइट? होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ हम यहाँ पर नासा से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो रिसेंट न्यूज में है। नासा के कुछ हिस्टोरिकल मिशन जो लास्ट कंप्लीट हुए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नासा को फाउंड कब किया गया? 1958 में नासा को फाउंड किया गया था। द फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिन्होंने अर्थ की ऑर्बिट कंप्लीट करी थी, सो हु वाज द फर्स्ट, एंड दैट इज, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, द जॉन ग्लेन। सो जॉन ग्लेन ये द फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ऑर्बिट किया था अर्थ को, द फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, राइट? एंड इसी के साथ नासा के कुछ हिस्टोरिकल प्रोग्राम, एंड उसी में हम डिस्कस कर रहे हैं दी फर्स्ट प्रोग्राम जिसके तहत ह्यूमंस की जो लैंडिंग है वह मून पर कराई गई थी, एंड दैट इज द अपोलो प्रोग्राम। अपोलो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है बिकॉज यह प्रोग्राम 1961 से 72 तक चला था, लेकिन 69 से 72 का टाइम इंपॉर्टेंट है। उसी टाइम पर पहली बार ह्यूमन प्रेजेंस को रिकॉर्ड किया गया था मून की सरफेस पर, एंड द फर्स्ट पर्सन इज द नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने वॉक किया था सरफेस ऑन द मून, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है द अपोलो प्रोग्राम, राइट? एंड नाउ यहाँ पे एक्सोप्लैनेट की बात की जा रही है बेसिकली। सो एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड कोई मिशन रहा है नासा का इससे पहले? यस, देयर इज, एंड दैट इज कैपलर मिशन। सो बेसिकली नासा का फर्स्ट कंफर्म एक्सोप्लैनेट मिशन कौन सा था? कैपलर मिशन। कैपलर मिशन इंपॉर्टेंट है, इसके तहत जो PYQ पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज द फर्स्ट एक्सोप्लैनेट किसने डिस्कवर किया, नाम क्या है, एंड दैट इज कैपलर 22b। नासा ने इसे कैपलर मिशन के तहत डिस्कवर किया था, द फर्स्ट कंफर्म एक्सोप्लैनेट बाय द नासा, राइट? एंड इसी के साथ कुछ रीसेंट प्रोग्राम्स एंड मिशन जो नासा ने लॉन्च करे हैं या फिर कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम फ्रॉम द नासा और USA। सो उन्हीं में से हम देखते हैं द आर्टेमिस प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है बिकॉज आर्टेमिस प्रोग्राम अभी चल रहा है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगेन ह्यूमंस की प्रेजेंस को रिकॉर्ड करना है मून पर, एंड फर्स्ट विमेन को भेजना है मून पर, एंड मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसे एक्सप्लोर करना है। ये डिफरेंट मिशन रहने वाले हैं आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत। बेसिकली आर्टेमिस को लॉन्च कब किया गया है? नवंबर 16, 2022 में इसे लॉन्च किया गया है। आर्टेमिस फर्स्ट से लेकर कोई 5-6 तक जाएगा, एंड आर्टेमिस फर्स्ट को 22 में लॉन्च किया गया विथ रोबोट, राइट? और आर्टेमिस का ही नेक्स्ट स्टेप होने वाला है 2026 में अप्रैल में, जिसके तहत एक क्रू को भेजा जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ मून, एंड उसी के बाद द नेक्स्ट आर्टेमिस थर्ड आएगा, आर्टेमिस 4 आएगा। बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला था मिशन आर्टेमिस, राइट? एंड रिसेंटली हमने डिस्कस किया था द न्यू ग्लेन रॉकेट। न्यू ग्लेन रॉकेट बिकॉज इसे USA बेस्ड एक कमर्शियल जो कंपनी है उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है। किसने डेवलप करा है न्यू ग्लेन रॉकेट को? ब्लू ओरिजिन ने डेवलप करा है, एंड बेसिकली इसका जो नाम है ये फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट के नाम पे रखा गया है जिन्होंने मून को ऑर्बिट किया, अर्थ को ऑर्बिट किया था फर्स्ट टाइम, राइट? होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। दैट इज रिलेटेड विद द नासा एंड द अदर मिशन।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्पेस की बात की जा रही है एंड कुछ रीसेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो एसोसिएटेड है स्पेस से, नासा से एंड मेनी थिंग्स। So, what is the name of the distant galaxy discovered by NASA's James Webb Space Telescope? और इसका नाम है द Firefly Sparkle। Important है because recent discovered galaxy है by the NASA's telescope, right? एंड नासा ने भी रिसेंटली एक ईओएस को डेवलप करा है इसरो के साथ मिलकर। उसका नाम क्या है? निसार उसका नाम है। What atmospheric phenomenon was recently observed above Antarctic's Pine Island Glacier by NASA's Landsat 8 satellite? So basically सी स्मोक को ऑब्जर्व किया गया था और कहाँ पर? अंटार्कटिक्स के पाइन आइलैंड ग्लेशियर पे, और इसके लिए नासा का लैंडसैट 8 सैटेलाइट को यूज किया गया था। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड विच स्पेस एजेंसी? सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा के बिटवीन ये प्रोग्राम है द लीसा मिशन, राइट? एंड कॉल्डवेल 45 ये रिसेंटली न्यूज में था। एंड व्हाट इट इज? सो बेसिकली स्पाइरल गैलेक्सी है, नासा ने ही इसे हाईलाइट किया था रिसेंटली। एंड नासा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? सो जुपिटर का जो आइसी मून है उसे एक्सप्लोर करना। सो नासा का वन ऑफ द मिशन फॉर द स्टडी ऑफ जुपिटर्स मून। एंड रिसेंटली नासा कंफर्म दैट सर्टेन रिंग आर एक्सपेक्टेड टू डिसअपियर इन विच ईयर? और इसके लिए जो प्रिडिक्शन लगाई गई है वो मार्च 2025 की लगाई गई थी बाय द नासा कि सटन की जो रिंग्स है वो डिसअपियर होने वाली है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which country has launched Operation Devil Hunt in February 2025? So recently Operation Devil Hunt news में रहा and किस country ने इसे launch किया है? Answer is option number A, the Bangladesh, right? So बांग्लादेश में recently सरकार का जो तख्ता पलट हुआ था, वहाँ की जो former PM रही थी शेख हसीना, उन्हें अपने ही देश से निकाला मिल चुका था। बेसिकली वह खुद छोड़कर गई थी और अभी इंडिया की प्रेजेंस में रह रही है। सो फॉर्मर पीएम शेख हसीना यह फेसबुक के थ्रू लाइव आने वाली थी एंड जो बांग्लादेश की जनता है उन्हें संबोधित करने वाली थी। बट इनके लाइव आने से पहले ही बांग्लादेश में काफी सारा वॉयलेंस फैल गया और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी दैट इज रिलेटेड विथ पीएम शेख हसीना उसे उसका डिस्ट्रक्शन किया जाने लगा, जलाया जाने लगा एंड मेनी थिंग्स। सो बेसिकली ऑपरेशन डेविल हंट इसे स्टार्ट किसने करा? सो जो मोहम्मद यूनुस है जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था और अंतरिम गवर्नमेंट को ये चला रहे हैं बांग्लादेश में, इन्होंने लेड करा है दी ऑपरेशन डेविल हंट, राइट? और ये स्टार्ट हुआ बांग्लादेश में जो गाजीपुर है इस जगह पर अटैक के साथ एंड लगभग इस ऑपरेशन डेविल हंट से 1300 अरेस्ट को किया गया बाय द मोहम्मद यूनुस आर्मी एंड द अदर्स, राइट? सो बेसिकली जो यह डेविल हंट है ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर द बुलडोजर प्रोग्राम। सो बुलडोजर प्रोग्राम के लिए पहले से ही न्यूज़पेपर में आ चुका था कि बुलडोजर प्रोग्राम के तहत जो पीएम थी फॉर्मर पीएम शेख हसीना, उनसे एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको खत्म किया जाएगा। सो उनके घर पर बुलडोजर चलने वाला था थ्रू दी बुलडोजर प्रोग्राम और उसी के तहत कुछ स्टूडेंट्स आए थे इनके घर को खत्म करने के लिए। बट पुलिस के थ्रू उन जो 15 स्टूडेंट आए थे उनको रोका गया, उन्हें काफी ज्यादा इंजरी देखने को मिली एंड हड्डियां टूटी उनकी एंड ऐसा कुछ न्यूज में रहा था। सो बुलडोजर प्रोग्राम के बाद जो अगेंस्ट पार्टी थी द अंतरिम गवर्नमेंट जिन्हें मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे, वो समझ गए कि हमारे स्टूडेंट्स तो ये बुलडोजर प्रोग्राम नहीं कर सकते। सो इन्होंने स्टार्ट कर दिया दी ऑपरेशन डेविल हंट। इन्हीं के हाथ में है दी सत्ता, दी गवर्नमेंट, द पुलिस, द आर्मी। और यह क्या कर रहे हैं? पीएम से एसोसिएटेड, शेख हसीना से एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी लोग हैं जिनका संपर्क है शेख हसीना से, उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल द स्टोरी दैट इज एसोसिएटेड विद ऑपरेशन डेविल हंट, राइट? सो बेसिकली हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। सो हम यहाँ से जो अदर थिंग कवर करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शेख हसीना। सो बांग्लादेश की हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट पीएम यह रही। इनका जो टेन्यूर है वो स्टार्ट होता है 1996 से 2001 तक। सो 10th प्राइम मिनिस्टर बनी है बांग्लादेश की। देन अगेन 2009 से 2024 तक यह बांग्लादेश की पीएम रही। इस प्रकार टोटल 20 साल इन्होंने पीएम की पोजीशन को संभाला, राइट? एंड द मेन थिंग शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजिबुर रहमान। सो बांग्लादेश की फ्रीडम को जिसने लीड करा शेख मुजिबुर रहमान, उनकी बेटी है यह। एंड इसी के साथ फर्स्ट प्रेसिडेंट यह बनी थी बांग्लादेश की। दैट्स ऑल अबाउट दी शेख हसीना। एंड एक अवार्ड है
इनसे एसोसिएटेड इन्हें एक अवार्ड मिला था, दैट इज द मदर टेरेसा अवार्ड। सो 2011 में साउथ एशियन लीडर के थ्रू इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, द मदर टेरेसा अवार्ड, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द अवामी लीग। अवामी लीग वह पार्टी है जिससे एसोसिएटेड है द शेख हसीना। 1971 में जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था उसमें द मेजर जो पार्टी थी दैट इज आवामी लीग, और 1949 में इसे फाउंड किया गया था। इसका जो सिंबल है बोट आवामी लीग का सिंबल है। एंड जो फिगर्स है जो आवामी लीग से एसोसिएटेड है, शेख मुजीबुर रहमान एंड शेख हसीना, राइट। एंड इसी के साथ हम एक अदर पार्टी को डिस्कस करेंगे, दैट इज बीएनपी, द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। सो रिसेंट बांग्लादेश में जितने भी ये जो वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है ये सब कौन लीड कर रहा है, बीएनपी कर रहा है। एंड अंतरिम गवर्नमेंट कर रहा है जिसे मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं। एंड बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से लीड कर रही है खालिदा जिया। खालिदा जिया यह पहली प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। अगर पूछा जाए दी फर्स्ट पीएम ऑफ बांग्लादेश दैट इज खालिदा जिया। और बेसिकली जो बीएनपी पार्टी है इसको रिसेंटली लेड कर रही है यह। एंड इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन्हीं की प्रेजेंस पे भी रिसेंटली बांग्लादेश में हर जगह नेशन वाइड रिलीज को निकाला जा रहा है। 11 फैब से इसे इनिशिएट किया गया था। लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इज शेख हसीना, द पार्टी इज आवामी लीग। एंड बीएनपी को फाउंड किसने किया था? खालिदा जिया के जो हस्बैंड थे जिनका नाम था जिया उर रहमान, इन्होंने फाउंड किया था बीएनपी को, जो कि द मेजर पार्टी है दैट इज एसोसिएटेड विथ बांग्लादेश, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, दैट्स ऑल। नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा देखो, इसी क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात की जा रही है, उसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। इंडस वाटर ट्रीटी इज अ ट्रीटी साइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। सो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन साइन किया गया था, और हर बार इसमें जो टर्म्स है वो रिन्यू होती रहती है, दैट्स वाई अगेन एंड अगेन न्यूज में रहता है। विच कंट्री रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड अ राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ, और इसे ऑस्ट्रेलिया ने इम्प्लीमेंट किया है। 19 CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव यह कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड recently Masoud Pezeshkian has been elected as the president of which country? और ईरान के recent president elect हुए हैं the Masoud Pezeshkian, right? and year of community किसने डिक्लेयर करा है 2025 को? by the UAE, United Arab Emirates। and access of resistance जो recently न्यूज में था मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, क्या है यह? एक मिलिट्री अलायंस है जिसे लेड करता है दी ईरान, हुतीज इसी का पार्ट है, एंड हुजबुल्लाह एंड मेनी मोर। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवेल्ड अ 10-year ब्लू रेजिडेंसी वीजा फॉर एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट, और इसे यूएई ने स्टार्ट करा है। 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा दिया जाएगा जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड पीपल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज the next question is Morand Ganjal irrigation project which was seen in news is associated with which state? So recently एक project news में रहा जिसका नाम है मोरेंट गंजाल इरिगेशन प्रोजेक्ट, और किस स्टेट से यह एसोसिएटेड है? मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है। सो रिसेंटली द एनटीसी, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने वार्निंग पब्लिश करी है अगेंस्ट द मोरेंट गंजाल इरिगेशन प्रोजेक्ट। इनका कहना है कि इस इरिगेशन प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट रहने वाली है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। बेसिकली इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत 2 डैम्स को बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, और इसके तहत टोटल 644 फैमिलीज को डिस्प्लेस किया जाएगा। 604 ट्राइबल फैमिलीज इसमें इंक्लूडेड है। और इसके तहत जो 2 वाइटल टाइगर कॉरिडोर है दैट इज सतपुरा टाइगर रिजर्व एंड मेलघाट टाइगर रिजर्व, इनको थ्रेटन है, एनवायरमेंटल थ्रेटन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इरिगेशन प्रोजेक्ट। और इसके कारण यहाँ पे रहने वाले लेपर्ड्स, वुल्व्स, वाइल्ड डॉग, हाइनास, इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इंडेंजर कैटेगरी में ये ऑलरेडी है, और इसी के तहत अभी रिसेंटली वार्निंग दी गई है इस इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जो मध्य प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है। दैट्स वाई यह प्रोजेक्ट अभी न्यूज में रहा था, राइट। सो दैट्स ऑल। सो बेसिकली यहाँ पे एनटीसीए की बात की जा रही है। एनटीसीए को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था। जितने भी टाइगर रिजर्व्स है उनके लिए दी ऑफिशियल बॉडी है एनटीसीए। एंड प्रोजेक्ट टाइगर इसे इनिशिएट किया गया था 1973
2023 में। एंड अभी तक कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया के पास? सो 57 टाइगर रिजर्व है एज ऑफ दिसंबर 2024। टोटल 57 टाइगर रिजर्व है। जो लास्ट 4 टाइगर रिजर्व है हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। 57th जो टाइगर रिजर्व है दैट इज रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 56th टाइगर रिजर्व जो है दैट इज गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है एंड 2024 में इसे डिक्लेयर किया गया था। एंड 55th दैट इज राजस्थान में है दी धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, 2023 में से टाइगर रिजर्व के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था। एंड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे 2023 में एस्टेब्लिश किया गया था एंड दैट इज द 54th टाइगर रिजर्व। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज व्हाट इज द लोकल नेम फॉर कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट? तो रिसेंटली कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट न्यूज में रहा जस्ट बिकॉज इस कारपेट को मिला है दी जीआई टैग और आपसे पूछा जा रहा है इसका लोकल नेम। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी द कल बफी। तो कल बफी के नाम से जाना जाता है इस प्रोडक्ट को और रिसेंटली चेन्नई बेस्ड जो जीआई रजिस्ट्री है वहां पर इसे न्यू लोगो मिला है फॉर द कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट्स एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था। बेसिकली इसे कल बफी के नाम से ही जाना जाता है। 15th सेंचुरी में ओरिजिनेशन देखने को मिला है इस कारपेट का एंड ट्रेडिशनल वीविंग मेथड को यूज किया जाता है इस कारपेट के लिए एंड बेसिकली जीआई टैग मिला है। और जो अदर प्रोडक्ट्स है दैट इज रिलेटेड विद द नॉर्थ कश्मीर, सो जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है जस्ट लाइक पश्मीना एंड पैपियर मैशे। सो यह प्रोडक्ट है जो कि एसोसिएटेड है नॉर्थ से एंड इन्हें जीआई टैग मिल चुका है, राइट। एंड नाउ कुछ अदर प्रोडक्ट्स को हम रिवाइज करेंगे दैट इज एसोसिएटेड विथ द जीआई टैग्स एंड दैट what is the name of the traditional beverage that recently received a GI tag from Assam's Bodo community? और उसका नाम है दी बोडो जो ग्वालन। इसे रिसेंटली जीआई टैग मिला है और असम से एसोसिएटेड है। अंबाजी व्हाइट मार्बल किस स्टेट से एसोसिएटेड है? गुजरात से एसोसिएटेड है, इन्हें मिला है द जीआई टैग। तिरंगा बर्फी यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एसोसिएटेड है। द सिटी ऑफ मिराज रिसेंटली अवॉर्डेड a GI टैग फॉर इट्स क्राफ्ट्समैनशिप इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किस स्टेट से एसोसिएटेड है? महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। दी कथिया वीट रिसेंटली इसे जीआई टैग मिला है और उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है। सांझी क्राफ्ट जीआई टैग मिला है एंड ये एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश से। मातावीरी पैरा एंड पचरा रिसेंटली गॉट जीआई टैग और यह किससे एसोसिएटेड है? त्रिपुरा से एसोसिएटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द कुक आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? सो रिसेंटली एक अनदर आइलैंड न्यूज में रहा दैट इज द कुक आइलैंड और किस ओशन से यह एसोसिएटेड है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए साउथ पैसिफिक ओशन, राइट। सो बेसिकली भी रिसेंटली चाइना की एक डील हुई है द कुक आइलैंड से और इसके लिए जो टेंशन है वो किसने दिखाई है? न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। सो जो न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर है वो वरिड है अबाउट द कुक आइलैंड्स डील विद द चाइना एंड दैट्स व्हाई कुक आइलैंड अभी न्यूज में रहा था। एग्जैक्टली साउथ पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है बिटवीन द टोंगा एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया एंड बेसिकली एक आइलैंड कंट्री है, सेल्फ गवर्निंग एंड फ्री एसोसिएशन है इसका न्यूजीलैंड के साथ। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना है पैसिफिक आइलैंड कंट्री किस प्रकार चाइना इनके साथ डील कर रहा है एंड न्यूजीलैंड को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। सो बेसिकली पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में टोटल 14 आइलैंड नेशन आते हैं जो ओवरऑल पैसिफिक ओशन में फैले हुए हैं एंड सराउंडेड है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से, एशियन कॉन्टिनेंट से एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, राइट। एंड अगर हम इन पीआईसी में दो नेशन को और मिला दे दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड तब इसे कहा जाता है दी ओशेनिया, राइट। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। अब इस पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में टोटल 14 स्टेट इंक्लूडेड है और इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एंड पॉलिनेशिया। और जो ये 14 आइलैंड्स हैं आए दिन हम नाम सुनते हैं इनका, कुक आइलैंड हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, समोआ हो गया, टोंगा हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया एंड मेनी मोर, राइट। और इनका इंपॉर्टेंस क्यों है? पीआईसी का इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज स्मॉल एरिया है लेकिन लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यह।
रिच मिनरल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, फिशरीज देखने को मिलेगी, एनर्जी रिसोर्सेज बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक की सेंटर है दी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, और बेसिकली जो मेजर पावर्स है जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, वह चाहते हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लेना। और एक जो फैक्टर है चाइना का इंटरेस्ट का पीआईसीज में, सो काफी लंबी टाइम से चाइना का जो एक फैक्टर है द ताइवान फैक्टर। सो बेसिकली चाइना एंड ताइवान, ये दोनों जो पीआईसीज है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, यहाँ पर अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अभी तक टोटल 4 ऐसी पीआईसीज है जो ताइवान को सपोर्ट करती है, एंड ऐसी 11 पीआईसीज है जो चाइना को सपोर्ट करती है। सो ऑब्वियसली चाइना क्या चाहता है, ताइवान को वीक करना, और इसके लिए वो पीआईसीज को अपने साथ लेना चाहता है। और इसीलिए चाइना हमेशा डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है पीआईसीज के साथ, द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। एंड रिसेंटली कुक आइलैंड के साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डेवलप करा है, जो कि पार्ट है पीआईसीज का। एंड दैट्स वाई जो न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर है वो कंसर्न है, क्योंकि चाइना ओवरऑल जो पैसिफिक ओशन है उसे कंट्रोल करना चाहता है। और एक जो ग्रुप है द क्वाड नेशन, जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बना है, उन्हें टारगेट करना चाहता है। एंड दैट्स वाई ये कंसर्न दिखाए गए बाय द न्यूजीलैंड फॉरेन मिनिस्टर, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर डांस, आल्सो कॉल्ड झुमोइर? सो झुमोइर कहा जाता है, झूमर डांस कहा जाता है, किस राज्य में इसे आयोजित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द असम। सो असम का लार्जेस्ट झूमर डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा February 24 से, और ये जो इवेंट है इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने की प्लानिंग करी है विथ ओवर 7500 डांसर्स। और बेसिकली असम के कल्चर को शोकेस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। सो जो असम है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डांस परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज करने वाला है, दैट इज द झूमर डांस, एंड दैट्स व्हाई असम अभी रिसेंटली न्यूज में रहा, राइट। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असम से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन, which city has been announced as the second capital of Assam, and that is डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के डेवलपमेंट के लिए असम ने इसे अपनी सेकंड कैपिटल को अनाउंस किया है। और असम की ऑफिशियल कैपिटल कौन है? द दिसपुर। व्हाट इज द थीम ऑफ गुणोत्सव? असम गवर्नमेंट ने लेड करा है इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन। एंड करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके रखा गया है दी श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट। एशियाटिक गोल्डन कैट कहाँ पर देखी गई थी? मानस नेशनल पार्क। और कहाँ की है ये? असम के है, दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम दी असम। एंड न्यू ऑर्किड स्पीशीज, ऑलरेडी हमने काफी टाइम ये क्वेश्चन कर लिए। क्रैपिडियम असामिकम ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है। असम का बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, राइट। एंड द नेक्स्ट इज रिसेंटली 9 कैप्टिव ब्रिड पिग्मी होग, ये कहाँ पर रिलीज किए गए थे? मानस नेशनल पार्क में। एंड रिसेंटली एक होस्ट प्लांट स्पीशीज की बात की जाए जिसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला, असम के किस फॉरेस्ट और किस ग्रुप से एसोसिएटेड है? बटरफ्लाई का ग्रुप है द स्वालो टेल बटरफ्लाईज, राइट। Let's move to the next question, and that is Dimur Karunaratne, who recently announced his retirement from international cricket, belongs to which country? So recently एक personality news में रही, and इन्होंने अपना retirement announce करा है, श्रीलंका से यह associated है। So basically former श्रीलंकन कैप्टन है, और इन्होंने अनाउंसमेंट करा है द रिटायरमेंट, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट से यह रिटायर होंगे। सो 100 टेस्ट मैच के बाद इन्होंने रिटायरमेंट के लिए अनाउंस करा है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनका जो 100 टेस्ट मैच रहा था जिसमें इन्होंने स्कोर करा 36 एंड 14 रन्स, राइट। एंड 7th श्रीलंकन है यह जो 100 टेस्ट मैच तक पहुंचे हैं। टोटल 7,222 रन इन्होंने इकट्ठे करे हैं विथ एवरेज ऑफ नियरली 40। कैप्टन रहे थे श्रीलंका के 2019 से 2023 तक, एंड श्रीलंका को 30 टेस्ट मैचेस में इन्होंने लेड करा है जिसमें से 12 जीते भी है। एंड एक हिस्टोरिक विनिंग थी इनकी 2-0 से ओवर साउथ अफ्रीका इन 2019 द टेस्ट मैच। दैट्स व्हाई इनका नाम इंपॉर्टेंट है, द दिमुथ करुणारत्ने क्रिकेट से एसोसिएटेड है एंड श्रीलंकन कैप्टन है ये है, राइट। Let's move to the next question, and that is
which organization has recently released a report titled Leveraging Space Technology for Agricultural Development and Food Security. So इस रिपोर्ट को recently किसने publish करा है and it is by FAO, the Food and Agricultural Organization, right? So ये जो रिपोर्ट है बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी पर है कि स्पेस टेक्नोलॉजी किस प्रकार यूज की जा रही है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए, इसी को हाईलाइट करने के लिए रिसेंटली एफएओ ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये COPUOS के साथ अलाइन करती है। एंड नाउ व्हाट इज COPUOS? तो कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेसेस। तो इनके साथ अलाइन करती है इनकी यह रिपोर्ट एंड सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर स्पेस पार्टनरशिप को सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा सके। COPUOS को बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट करा था। कब स्टार्ट करा था? 1959 में। जो आउटर स्पेस है उसको यूज करना है टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। सो बेसिकली इनकी रिपोर्ट आपको ध्यान रखनी है दी FAO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी को कब फाउंड किया गया था? 1945 में इस बॉडी को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो एक ऐसी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर यूरोप में है, द रोम इटली। वैसे काफी सारों का यूरोप में ही है लेकिन इसका आपको ध्यान रखना रोम इटली में ही है। और इनका प्राइमरी मिशन क्या रहने वाला है? दी एराडिकेटिंग हंगर, भूख को मिटाना, यह इनका मेन एजेंडा रहेगा, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिपोर्ट्स की बात की जा रही है, रीसेंट रिपोर्ट्स इन न्यूज से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क इम्पैक्ट रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है। आई स्पोर्ट पोर्टल को किसने लॉन्च करा है? सेबी ने इसे लॉन्च करा है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को किसने लॉन्च करा है? प्रथम फाउंडेशन की है द एजुकेशन रिपोर्ट और एजुकेशन रिपोर्ट। एंड पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करा है। एंड एक टाइटल लर्निंग इंटरप्टेड ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड स्कूल डिसरप्शन, और इससे रिलेट करा है द यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ने। एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट को किसने पब्लिश करा है? बाय द अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कंसर्न ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, राइट? एंड द नेविगेटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन रिपोर्ट इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है, right? Let's move to the next question, and that is which wildlife sanctuary has been selected as India's second cheetah habitat? So cheetah again in news, again कुछ cheetah arrive करने वाले हैं इंडिया में और इसके लिए जो सेकंड लोकेशन है that is the गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। कहाँ पर यह लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में यह लोकेटेड है। सो बेसिकली गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यह बनेगा इंडिया का सेकंड चीता हैबिटेट। रिसेंटली यहाँ पर कुछ 6 to 8 चीता आने वाले हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। समर 2025 से पहले यह आ जाएंगे इंडिया में। जो चीता प्रोग्राम चल रहा है उसी के लिए। एंड बेसिकली जो सैंक्चुरी है 368 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है एंड अपने बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट साइट है मध्य प्रदेश की। सो रिसेंटली यहाँ पर एक नया बैच आने वाला है चीतास का, 6 to 8 चीतास, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा, राइट? सो बेसिकली चीता प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2009 में यह डिसाइड हुआ था कि जो अफ्रीकन चीता है इन्हें रीइंट्रोड्यूस करना है इंडिया में और इसके लिए दी चीता हैबिटेट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। और इसी के साथ जो पहला बैच आया था चीता के लिए वो कब आया था? कितने चीता इंडिया पहुंचे थे? सो फर्स्ट बैच आता है 17th of September 2022 में। कहाँ पे आता है? द फर्स्ट चीता हैबिटेट द कूनो नेशनल पार्क। और इसके बाद जो सेकंड बैच आता है वो 18th February 2023 में आता है, राइट? थोड़ा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है, पहले 12 चीतास आए थे या 8 चीतास? प्लीज लेट मी नो मोर इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट इज
नहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान में। चिंचोली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यह लोकेटेड है कर्नाटका में। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हिमाचल प्रदेश में है। विच सिटी रिसेंटली डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू वाइल्ड फायर्स इन यूएस, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, दोनों ने ही किया था वैसे तो। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गरुड़ शक्ति ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम टू कर्ब वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, और कर्नाटका ने इसे लॉन्च करा है। तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड उमरेद पौनेकर हंडला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी यह कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दैट इज which day has been declared as Gulf of America Day by President of US? So Gulf of America Day फाइनली इन्होंने नाम चेंज किया गल्फ ऑफ मैक्सिको का, और नाम रखा गया दी गल्फ ऑफ अमेरिका डे 9th ऑफ फरवरी को। और इसी के तहत इस डे को अनाउंस किया गया दी गल्फ ऑफ अमेरिका डे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रम्प, राइट। सो 9th फैब को इन्होंने डिक्लेयर कराया कि गल्फ ऑफ अमेरिका डे को बनाया जाएगा, और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इस डे को पास करा गया। एंड 30 डेज में जितनी भी फॉर्मेलिटीज है नाम चेंज की वह कंप्लीट हो जाएगी। नाउ गूगल मैप पर आपको शो होगा दी गल्फ ऑफ अमेरिका एंड स्टेट गल्फ ऑफ मैक्सिको, राइट। एंड बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिका ही बोलेंगे अब तो। सो कौन कौन से स्टेट से जो बॉर्डर करते हैं गल्फ ऑफ अमेरिका को? बेसिकली टेक्सास, मिसिसिपी, अल्बामा, फ्लोरिडा, यह कवर करते हैं दी गल्फ ऑफ अमेरिका को। मेजर रिवर कौन सी है जो यहाँ से फ्लो होती है? दैट इज मिसिसिपी रिवर, द मेजर रिवर फ्रॉम द गल्फ ऑफ अमेरिका। और एक मेजर यूएस पोर्ट जो गल्फ ऑफ अमेरिका में लोकेटेड, दैट इज पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन। सो ह्यूस्टन ये गल्फ ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। सो इसी के साथ इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को यहाँ पर एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है दैट इज रिलेटेड विद इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज, एंड इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू